नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन को विस्तार देते हुए 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के फैसलों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर के 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। अब टोटल 10 प्रोजेक्ट हो जाएंगे जो कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन को नई गति देंगे। नई परियोजनाओं को ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में बनाया जाएगा और इसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM को स्वीकृति दी थी और 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन का जो ये उद्देश्य है वो सेमीकंडक्टर का निर्माण, डिस्प्ले निर्माण, चिप डिजाइन में निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की सशक्त उपस्थिति भी दर्ज कराई जा सके। इससे पहले 6 परियोजनाएं पहले से ही स्वीकृत थी। 4 नई परियोजनाओं के बाद अब घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा और करीब 2,000 प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर भी सृजित होगा। केंद्रीय कैबिनेट के एक अन्य अहम फैसले में 11.16 किलोमीटर लंबाई की लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B को भी मंजूरी दी। परियोजना के लिए 5,801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लखनऊ मेट्रो रेल के इस नए फेज के तहत 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें लखनऊ के परिवहन और शहरी यातायात को और सुगमता मिलेगी। कैबिनेट के एक अन्य अहम फैसले के तहत अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 8,146 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 700 मेगावाट की तातो दूसरे चरण की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसे पूरा होने में करीब 72 महीने लगेंगे। ये केंद्र सरकार का न केवल पूर्वोत्तर के विकास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, बल्कि भारत के स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा की वचनबद्धता को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। कितने अहम हैं ये फैसले और इन फैसलों का क्या होगा दूरगामी प्रभाव, इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय भी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज कैबिनेट के अहम फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 4,600 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2,034 से अधिक कुशल पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। 4 नई परियोजनाओं के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 10 हो गई है। इनमें से 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी प्रस्तावित है। इन इकाइयों में बनने वाले उत्पाद रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपकरणों में इनका उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये प्रोडक्ट देश की बढ़ती चिप डिजाइन क्षमताओं को और मजबूत करेंगे। 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, उससे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B को मंजूरी दी है। 11.165 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस
पूरे के पूरे फेज़ पर 5,801 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फेज़ 1B के पूरा होने के बाद लखनऊ का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क 34 किलोमीटर का हो जाएगा। नया कॉरिडोर पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाकों से होता हुआ मेट्रो से वंचित इलाकों को जोड़ेगा और इनमें अमीनाबाद, याहियागंज, पांडेगंज चौक जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र और केजीएमयू जैसे स्वास्थ्य संस्थान और इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाजा जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहां पर मेट्रो की बहुत जरूरत है। 5,801 करोड़ रुपीस से फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का, ये कंप्लीट इसका नक्शा है। और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है, लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इससे इन दोनों फेजेस के होने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से देश में लखनऊ में सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। और कैबिनेट ने पूर्वोत्तर विकास के तहत अरुणाचल प्रदेश के तातो 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये 700 मेगावाट की परियोजना होगी। आज तातो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स का अप्रूव हुआ विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,146 करोड़। तातो 2 प्रोजेक्ट शी योमी जिले में है, 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 2.7 बिलियन यूनिट्स पावर एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 साल में कंप्लीट करेंगे और नीप को, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कितने अहम और दूरगामी होंगे ये फैसले और कैसे होगा देश का सर्वांगीण विकास, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन जी, साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल कुमार झुनझुनवाला जी जो कि एडिटर इन चीफ है ईस्टर्न पैनोरमा के, और हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं विकास सिंह। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एस कृष्णन साहब आपसे कि किस तरीके से 2021 में एक नई दृष्टि, नए विजन के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई। सेमीकॉन 2022, 23, 24 तक हो गया, 25 भी प्रस्तावित है। कैसे एक ऐसा क्षेत्र जो कि बेहद महत्वपूर्ण था रणनीतिक तौर से, प्रौद्योगिकी के इतिहास से, उसमें एक नया आयाम जुड़ेगा जब ये 4 नए परियोजनाएं जुड़ेंगी? नमस्कार। आज के जो कैबिनेट मीटिंग में जो अप्रूव 4 प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, इसके साथ भारत में कुल 10 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। और मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि इस साल जरूर, मतलब 2025 के इसी साल के अंतर्गत सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है वो उसमें उत्पादन भी शुरू हो जाएगी। सो उस हद तक जरूर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और इस स्कीम का पूरा जो फायदा है वो देश को मिलने लगेगा। और आज के प्रोजेक्ट कुछ खास प्रोजेक्ट हैं, इतने बड़े नहीं हैं जितने पहले प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे, लेकिन ये नीश सेक्टर्स जिसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर में ही जो नीश एरियाज हैं उनको केटर करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को केटर करती हैं। एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड प्लांट है, इसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनेंगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महत्व रखती हैं। इसी तरह एक ओसैट प्लांट है जो कि वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का पैकेजिंग करता है, वो भी एक बहुत ही जरूरी एरिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी ट्रांजिशन जहां पे भारत में हो रहा है, देश में जो हो रहा है, उसके लिए ये एक बहुत जरूरी यूनिट है। और एक यूनिट जो है एडवांस पैकेजिंग 3D ग्लास का यूनिट है, ये जो है पहली बार विश्व में ऐसा पैकेजिंग अटेम्प्ट किया जाएगा और वो भी भारत में होगा, क्योंकि नॉर्मली जो है
जो पैकेजिंग और जो वेफर्स जो होते हैं वो गोल से होते हैं, मतलब सर्कुलर वेफर्स होते हैं। ये पहली बार ये स्क्वायर किस्म का वेफर बनाया जाएगा, जिससे लॉस कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ चिप्स जो निकलेंगी ज्यादा निकलेंगी, उसका जी बड़ा फायदा होगा। और ये जो पैकेजिंग जो है एडवांस पैकेजिंग है, और ज्यादा जो कंप्यूटिंग पावर जो है उसी पैकेज के अंदर, उसी चिप के अंदर लाया जाएगा। सो उस हिसाब से देखें तो ये चारों प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा इसमें बड़ा इम्पैक्ट वाला ये है कि जी ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है देश भर में बनने का इस प्रोजेक्ट से, इन प्रोजेक्ट से हमें फायदा मिलेगा। दो प्रोजेक्ट उड़ीसा में बन रहे हैं, एक प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में बनेगा, और एक प्रोजेक्ट जो है पंजाब में पंजाब में मोहाली जी में बनेगा। तो उस हिसाब से आप देखें तो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बढ़ाव भी देश भर में हो रहा है। जी एस कृष्णन साहब जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस तरीके से एक ब्रॉड विजन के तहत भारत ने इस क्षेत्र में दखल शुरू किया। 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई। माना जाता है कि 2030 तक $100 बिलियन से ज़्यादा ये पूरा का पूरा भारत बाजार जो है भारत का वो फल सकता है। लेकिन ये वो क्षेत्र था जहाँ पर ताइवान, चीन, यूएस जैसे देशों का ही एकाधिकार था। एक भरोसेमंद उपयोगकर्ता के रूप में, उत्पादक के रूप में, एक भरोसेमंद सप्लाई चेन के रूप में भारत कैसे पूरी दुनिया में उभर रहा है? देखिए, ऐसी बात है कि आज तक मतलब भारत में कमर्शियल स्केल में जो प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर की है वो करीब करीब 0 लेवल पे है, बहुत कम है। जी और पहली बार जो है भारत इसमें इस एरिया में आ रहा है। और हमारा जो भरोसेमंद, जो ट्रस्टेड वैल्यू चेन कहते हैं, वो उसको क्रिएट करने में इन प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये ट्रूली हमारे देश के इतिहास में इट इज अ पिवटल मोमेंट, जो सेमीकंडक्टर मिशन जो बना और इसके अंतर्गत जो कंपनीज को असिस्टेंस दी गई। मतलब इस हद तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने कभी नहीं देखा कि असिस्टेंस दी गई, क्योंकि ये बहुत ही एक जी क्रूशियल और फाउंडेशनल सेक्टर है। और इसमें सारे मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एकजुट होकर इस प्रोजेक्ट की, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा अपना जो सप्लाई है काफी बढ़कर आगे आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी जो सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट देश का जो है उसमें पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, या बाहर से इसका जी इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो और थोड़े दिन लगेंगे, हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। लेकिन क्रूशियल सेक्टर्स में और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में जो ज्यादातर लोग रोज जिसका उपयोग करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ये सेमीकंडक्टर्स काफी हमारे हाथ देंगे, काफी हमारा काम देंगे। जी बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सेमीकॉन 2022, 23, 24, 25 भी प्रस्तावित है, यशोभूमि में होगा। कई सारे देश, दर्जनों से ज़्यादा देश कहीं ना कहीं भारत के इस उभरते हुए सेक्टर में अपना विश्वास स्थापित करते हैं, जिस तरीके से उनकी जब भागीदारी होती है। किस तरीके से देखते हैं कि चाहे यूक्रेन रूस की जो मौजूदा स्थिति है या फिर जो सप्लाई चेन है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भारत उभरने वाला है? जी, इंडिया सेमीकॉन 2 जो है, सेमीकॉन इंडिया 2.0 जिसे कहते हैं, सितंबर 2, 3 और 4 को यशोभूमि में, द्वारका में वो इवेंट हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी भाग लेंगे। ये पिछले साल जो पहली बार भारत में ये सेमीकॉन हुआ था, उससे काफी ज्यादा बड़ा होगा। पिछले साल भी जो इवेंट हुआ था, पहली बार जिस देश में ये सेमीकॉन जो हो रहा था, उससे जी 4 गुना बड़ा हुआ। इस बार उससे भी काफी बड़ा होने का है। काफी देश इसमें आएंगे, काफी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, उनका भी आने का उम्मीद है। और इसके दौरान जो सेमीकंडक्टर पूरे इकोसिस्टम में जो मटेरियल्स बनाते हैं, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो फैब, ऑफ कोर्स फैब और ओसैट यूनिट्स तो हैं ही, जी लेकिन ये सब इसमें भाग लेंगे। और सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को भी खास इसमें महत्व मिलेगा। और जैसे आप सब जानते हैं, सेमीकंडक्टर डिजाइन में करीब करीब विश्व के स्तर पर
20% जो ह्यूमन रिसोर्सेज लग चाहिए, जो लोग काम करते हैं सेमीकंडक्टर डिजाइन के स्पेस में, वो भारत में रहते हैं, वो भारतवासी हैं, भारत मूल के हैं। अतः वो सेमीकंडक्टर डिजाइन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां के हमारे यूथ के एस्पिरेशन को मीट करने के लिए काफी हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना इंडिया डिजाइन सेमीकंडक्टर्स बन के वो अपने ही फैब्स में बनने की उम्मीद भी आने वाले सालों में है, और वो ये सेमिकॉन 2 भी निश्चित करेगा। निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद एस कृष्णन जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो भारत बेहद तेज़ी से सेमीकंडक्टर क्रांति कर रहा है और भारत बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में उभरता हुआ एक ऐसा भागीदार दुनिया के सामने आ रहा है जो कि एक भरोसेमंद उपभोगकर्ता के साथ साथ एक सप्लायर के रूप में होगा। और इसकी बानगी कहीं ना कहीं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत रखी गई 2021 में 10 परियोजनाएं अब संचालित रहेंगी। वक्त है एक बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के अहम फैसलों की। बेहद अहम फैसले लिए गए। नए 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति मिली और साथ ही साथ शियोमी जिले में अरुणाचल प्रदेश के तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है और लखनऊ में रेल नेटवर्क का विस्तार करने को भी मंजूरी मिली। इन दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है हमारे संवाददाता विकास सिंह और साथ ही साथ हमारे साथ एडिटर इन चीफ ईस्टर्न पैनोरमा के हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं झुनझुनवाला साहब। कमल झुनझुनवाला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो कि बेहद लंबे समय से बहुप्रतीक्षित थी और तकरीबन 72 महीने की डेडलाइन कहीं ना कहीं तय की गई है इसके निर्माण की और खर्च तकरीबन 8,164 करोड़ रुपए, कितना चेंज आएगा इस पूरे परियोजना से? देखिए, अरुणाचल प्रदेश को हम हिंदुस्तान का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ लगभग अरुणाचल में इतनी क्षमता है कि वह आधे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई कर सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स पहले भी लिए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो बिजली पैदा होगी और बिजली के साथ साथ हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज भी बनेगी और जो सरप्लस वाटर से जो फ्लड की समस्या थी कई जगह, खासकर अरुणाचल का इम्पैक्ट आसाम में पड़ता था, वह कम होगा। और जहाँ भी इस तरह की प्रोजेक्ट्स आते हैं वहाँ टूरिज्म अपने आप डेवलप हो जाता है क्योंकि लेक्स बनते हैं, डैम बनते हैं और उनके साथ साथ क्या है कि इंडस्ट्री को भी पानी मिलना शुरू हो जाता है। इससे रोजगार की पैदावार होती है। तो मेरे दृष्टिकोण में यह प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कार्य होंगे तब रोजगार भी जो वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत रोजगार भी प्राप्त होगा। परंतु इसके साथ एक चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये है कि इस तरह की परियोजनाओं में जो छोटे छोटे विलेज होते हैं वहाँ से पब्लिक को शिफ्टिंग करनी पड़ती है और वहाँ के लोग काफ़ी सेंसिटिव है। उस चैलेंज को भी उनको देखना पड़ेगा किस तरह से उस चैलेंज को उन लोग कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जी जो निपको जो एजेंसी है ये सक्षम है, इनके पास अनुभव है, ये इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखी होगी और उसी को ध्यान में रख के उन्होंने समय 6 साल का रखा हुआ। तो मुझे लगता है समय पर वो काम करेंगे क्योंकि आजकल भारत सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग है। जी, हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हैं लखनऊ से। विकास, लखनऊ को एक नई सौगात राजधानी को आपके चेहरे पे वो चमक साफ तरीके से दिख भी सकती है। चौक का इलाका, यहियागंज का इलाका, अमीनाबाद का इलाका जहां पर पैदल चलना भी मुमकिन नहीं, आज सौगात मिली है राजधानी को तकरीबन 11 किलोमीटर की इस स्ट्रेच की नए मेट्रो रेल परियोजना की। क्या आपके अनुभव इस यातायात के सहूलियत को देखते हुए?
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है लखनऊ शहर वालों के लिए और लखनऊ आने वालों के लिए। अब अमीनाबाद और चौक का इलाका यानी पुराने लखनऊ का इलाका मेट्रो से जुड़ जाएगा और ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं जिसको भी यहाँ पर कोई सामान खरीदना होता है अश्विनी, तो वो चौक और अमीनाबाद जाना सबसे पहली पसंद होती है उसकी, क्योंकि तमाम सारी चीजें, अच्छी चीजें और वाजिब रेट में मिलने वाली चीजें वो वही मिलती हैं। व्यवसाय की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। और ये इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो केजीएमयू जुड़ेगा इससे, यानी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जहां पर 4000 की ओपीडी प्रतिदिन है और लगभग इतने ही मरीज वहां पर भर्ती रहते हैं। उनके साथ जो ईमानदार आते हैं, वहां तक जाने में बिल्कुल पसीना निकल जाता है। जिस तरीके से उन एरियो में जाम होता है, वो छोटी छोटी गलियां हैं, वह सिंगल रूट है, तो वहां पर जो टेम्पो और ई रिक्शा का जाम होता है, उनसे निजात मिल जाएगी आने वाले समय में। और ये लखनऊ वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। इसके साथ साथ जो लोग छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा घूमना चाहते हैं, पुरानी काली मंदिर का देखना चाहते हैं, घंटाघर देखना चाहते हैं, वहां की शाम बिताना चाहते हैं, शाम में लखनऊ कहा गया है, तो बिल्कुल उनके लिए बहुत ही आसान हो गया है मेट्रो लाइन से जुड़ना। और साथ साथ बसंत कुंज तक ये मेट्रो जाएगी, तो बसंत कुंज तक, ठाकुरगंज, बालागंज, इन सब जगहों के लिए जो रहने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल उनकी तकदीर ही बदल गई है। आना जाना इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां चंद चंद किलोमीटर, जो आप 11 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, यहां तक जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अश्विनी, और तकरीबन उनकी दूरी आधे से भी कम रह जाएगी। तो बहुत बड़ी सौगात है। अमीनाबाद जैसी जगहों पर जाना हर लोग पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है वहां पर इतना जाम होता है, इतना रस होता है। आपने कहा कि पैदल चलना भी कठिन होता है निश्चित रूप से, तो वहां तक पहुंच आसान हो जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है लखनऊ के लिए, लखनऊ का कायाकल्प हो जाएगा इससे। जी, आप हमारे साथ बने रहें। कमल झुनझुनवाला जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा पावर हाउस तो है ही अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर नई द्वितीय चरण की ये परियोजना होगी। इकोसिस्टम के साथ साथ कैसे रोजगार सृजन और कैसे वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर को भारत के विकास का गेटवे बनाने की बात करते हैं, उसमें इस तरीके की परियोजनाओं का किस तरीके से योगदान देखते हैं? किसी भी राज्य के विकास के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली जो चीज आवश्यक होती है वो है पावर। और इस तरह से ये पावर जो जनरेशन होगा, ये एक फीडर होगा इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए, बल्कि आसाम में भी उन इंडस्ट्री, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आसाम थोड़े दिन पहले बहुत बड़ा समिट हुआ था, यहाँ पे हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी आए थे, अडानी साहब बोलिए, अंबानी साहब बोलिए, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखा और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इवन सेमीकंडक्टर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप जागी रोड के अंदर लेके आ रहे हैं। तो अगर हम विकास की बात करें तो सबसे पहले चीज है पावर, और ये जो परियोजना है, इस तरह की परियोजना से हमें पावर की सप्लाई मिलेगी। तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आज जो पावर सप्लाई की बात शुरू हो रही है, 6 साल बाद हमें पावर मिलेगा, तब तक हमारी डिमांड जो पावर की ओर बढ़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये नील का पत्थर है। और दूसरा विषय जो कनेक्टिविटी का है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, पावर के साथ कनेक्टिविटी भी आएगी। जी, बस बेहद संक्षेप में विकास आपसे जानेंगे कि लखनऊ के जिन इलाकों से ये पूरा का पूरा मेट्रो रेल नेटवर्क जुड़ेगा, एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक तो था ही, किस तरीके से अपने में ऐतिहासिकता भी समेटे हैं, व्यावसायिकता भी समेटे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे आपने कहा केजीएमयू भी है, और साथ ही साथ लखनऊ के रवायत, लजीज व्यंजन और पर्यटन, ऐतिहासिकता, सब कहीं ना कहीं इसमें दर्शन होंगे केवल इसी ट्रैक पर। जी बिल्कुल, पर्यटन भी होगा इससे, चूंकि लखनऊ की खास चीजें वही चौक इलाके में ही मशहूर है, और साथ साथ व्यावसायिक दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश से दूर दूर से लोग आते हैं, अन्य प्रांतों से आते हैं मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराने के लिए, उनके लिए आसान होगा। और साथ साथ वहां पर व्यावसायिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि चौक का इलाका, यहियागंज का इलाका, अमीनाबाद का जो इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लखनऊ का व्यवसाय होता है। यही मूल रूप है, मूल केंद्रीय बिंदु है लखनऊ का। तो यहाँ पर लोग जाएंगे, अपना आसानी से पहुंच सकेंगे। ये पहुंच उनके लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी होगी, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो पुराने लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको भी वहां से निकलना आसान हो जाएगा। वो भी वहां से निकलकर कहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये ब्लू लाइन आकर चारबाग में इंटरचेंज हो सकेगी, और वो लोग आसानी से उस क्षेत्र के लोग भी अब अमौसी एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे, चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच सकेंगे, बस स्टेशन पहुंच सकेंगे, आलमबाग पहुंच सकेंगे, विश्वविद्यालय पहुंच सकेंगे, या इंदिरा नगर जैसे इलाके मुंशी पुलिया तक पहुंच सकेंगे। उस क्षेत्र के लोग
जो लोग वहां तक पहुंचने में जिनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती थी। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल कुमार झुनझुनवाला जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की परियोजना कायाकल्प करेगी। तो निश्चित तौर से अगर देखें, चाहे आधारभूत संरचना की बात हो या फिर सेमीकंडक्टर के विकास की बात हो, प्रौद्योगिकी की बात हो या फिर यातायात परिवहन को सुगम बनाना हो, बेहद महत्वपूर्ण फैसले केंद्रीय कैबिनेट ने लिए हैं। और न केवल ये पूरे क्षेत्रीय विकास के लिए, राष्ट्र के विकास में मददगार होंगे, बल्कि विकसित भारत के सपने को और ज़्यादा गति प्रदान करेंगे। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।